बाबर के बाद जो मुगल वंश का अगला शासक होता है वो हुमायूं बनता है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था काबुल में। तो हुमायूं की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में ईस्वी काबुल में इसका जन्म हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे बाबर के जो 4 पुत्र थे उनमें एक तो हुमायूं हो गया। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने अपने साम्राज्य का बंटवारा भी कर दिया था। और बाबर ने अपने साम्राज्य का बंटवारा नहीं किया, हुमायूं ने किया था अपने चारों भाइयों के बीच में। हुमायूं जो था इसको बाबर ने अपना उत्तराधिकारी चुना और जो उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। हुमायूं का जन्म जो हुआ माहम बेगम के कोख से हुआ, यानी जो बाबर की पत्नी थी। हुमायूं की एक और इम्पोर्टेंट है कि 12 वर्ष की आयु में ये बदख्शां का सूबेदार बना था। तो 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार, इसको बदख्शां का सूबेदार बनाया गया था। फिर आगे चलकर इसका जो राज्याभिषेक होता है वो जब बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 को, उसके बाद 30 दिसंबर 1530 को 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं ने फिर अपने भाइयों को भूप्रदेश प्रदान किया। जब ये शासक बन जाता है, शासक बनने के बाद फिर इसने अपने भाइयों को जो है फिर ये राज्य प्रदान किया, यानी कि भूप्रदेश प्रदान किया, जहाँ पे उनके अपने राज्य हो गए। उसमें इसने अस्करी जो था, अस्करी को इसने संभल का क्षेत्र दिया। अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात, हिंदाल को इसने मेवात दिया। कामरान को काबुल दे दिया और कंधार। कामरान को इसने काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। आगे विद्वान बताते हैं कि ये इसकी सबसे बड़ी भूल भी थी कि जो इसने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था। और क्योंकि ये कामरान को इसने काबुल और
लाहौर कंधार दिया था, फिर भी ये असंतुष्ट था और आगे बाद में इसने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। आगे चलकर ये लाहौर और ये मुल्तान भी कब्जा कर लेता है। मुल्तान पर भी इसने कब्जा कर लिया था। तो अस्करी को तो इसने संभल दे दिया था, हिंदाल को मेवात दे दिया था, कामरान को जिसने काबुल और कंधार दिया था, क्योंकि काबुल में बाबर भी काबुल से ही आया था। काबुल में उसका क्षेत्र, काबुल में इतनी आय नहीं थी, इसी कारण कामरान ने जो है लाहौर और मुल्तान को भी कब्जा कर लिया। हुमायूं, क्योंकि इसने जैसे ही अपने राज्यों का बंटवारा किया, उसी के साथ ये मुसीबतों में घिरता हुआ चला गया। तो इसकी कठिनाइयों की बात करें, मुसीबतों की बात करें, तो हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ हुमायूं की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ ये हुई कि इसको ना सिर्फ बाहरी कठिनाइयों के यानी विदेशी अन्य राजाओं से, बल्कि अपनी आंतरिक कठिनाइयों का भी इसने सामना करना पड़ा। इसके भाई जिसका इसने बंटवारा किया था साम्राज्य का, उनके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। और हुमायूं के क्योंकि सबसे बड़े शत्रु जो थे वो अफगान थे, और अफगान बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से खदेड़ने के लिए तैयार बैठे थे। वो रह के युद्ध करते रहते थे। बाबर अपने साम्राज्य को संगठित करके और उसकी शासन व्यवस्था चला नहीं पाया था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी में एक विद्वान थे मेल्सन ने लिखा है कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की भांति मुगल राजवंश की जड़ें भी भारतीय भूमि पर जम नहीं चुकी थी। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों भी वैसी ही थी। तो अगर हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में देखें तो सबसे पहले ही आता है कि साम्राज्य का विभाजन, साम्राज्य का विभाजन। इसमें यह हुआ कि हुमायूं की ये सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। राजकोष खाली था, दूसरा था रिक्त राजकोष। राजकोष खाली था। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात जो भी वहाँ राजकोष था वो ले जाके अपने सैनिकों में और नागरिकों में खुलेआम बंटवा दिया था। पानीपत की विजय हुई थी जब, उसके बाद इसने चांदी के सिक्के भी बंटवाए थे काबुल में सभी नागरिकों को। बाबर की इसी अपव्ययी नीति के कारण राजकोष बिल्कुल खाली हो गया था। हुमायूं ने भी शासक बनने के बाद जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं किया, इसने भी अपना लुटाया। और ना ही जो धन का अपव्यय हो रहा था, मतलब इसने भी लुटाया ही, रोकने का प्रयास किया ही नहीं। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या है कि राज खाली हो गया, राजकोष खाली हो गया। तीसरा कारण ये था कि राजपूत सबसे बड़ी समस्या बने हुए थे। राजपूत समस्या,
राजपूत समस्या इसलिए थे क्योंकि हमने देखा जो चित्तौड़ के नरेश थे राणा सांगा, खानवा के युद्ध में इनको पराजित तो कर दिया था, लेकिन अब राणा का पुत्र जो था, राणा सांगा का पुत्र, उसका नाम था रतन सिंह। अब वो युद्ध के लिए तैयार हो था। उसने अपनी सेनाओं को पुनः संगठित कर लिया था और पूरी तरह वो राजपूतों का नेता था। वो पूरी तरह मुगलों को भारत से खदेड़ने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित था। दूसरी तरफ राजपूतों के साथ साथ ही हुमायूं के लिए एक और समस्या थी, अफगान समस्या। अफगान समस्या भी एक बड़ी समस्या थी। अफगान शासक जिनको कि बाबर ने लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी को, और साम्राज्य प्राप्त किया था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अफगान सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी बड़ी समस्या थी राणा सांगा, मतलब राजपूत। पानीपत के युद्ध में क्योंकि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया, लेकिन इससे अफगानों की शक्तियां खत्म नहीं हो गई थी। अब जो है इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, वो रह रहकर उठ खड़ा हो रहा था। इसने एक बार युद्ध भी लड़ा था बाबर के साथ, महमूद लोदी ने। महमूद लोदी ने जो बंगाल के शासक थे नुसरत शाह की सहायता से अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता था, और उधर बिहार में शेर खां एक प्रमुख नाम रहा, याद रखिएगा, शेर खां, ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था और मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। तो इब्राहिम लोदी ने किया ये कि आगे चल करके जो इसका इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां, ये गुजरात की सहायता लेकर के ये दिल्ली आना चाहता था। मतलब सब की चेष्टा थी कि अफगानों का एक बड़ा गुट भी था। आप देखें गुजरात में भी थे, दूसरा बिहार में भी थे और बंगाल में थे। ये सबसे बड़ी समस्या थी मुगल हुमायूं के लिए। हुमायूं जब शासक बना, उसके बाद इसको शासक बनते ही सबसे पहले कलिंजर अभियान करना पड़ा। तो हुमायूं के सैन्य अभियान देख लेते हैं। हुमायूं के सैन्य अभियान जब हुमायूं शासक बना, उसके बाद जो पहला अभियान था इसका, वो था 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में इसने अभियान किया कलिंजर का। कालिंजर का इसने अभियान किया, और ये अभियान किया इसने वहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव प्रताप रुद्रदेव पर इसने अपना आक्रमण किया। क्योंकि कालिंजर के किले पर जब आक्रमण से पहले इसको ये सूचना मिली कि जो अफगानों के सरदार थे महमूद लोदी, वो बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहे हैं। जब इनको ये सूचना मिली तो इन्होंने
प्रताप रुद्रदेव से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति मांगी। प्रताप रुद्रदेव से धन और क्षतिपूर्ति की मांग करके फिर ये वापस लौट आया, यानी कि कालिंजर पहुंचा था, लेकिन जब ये किले पर आक्रमण करना चाह रहा था उससे पहले ही इसको सूचना मिल गई कि महमूद लोदी जो है वो जौनपुर से जौनपुर महमूद लोदी जो बिहार से जब है जौनपुर की ओर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसने फटाफट क्या किया, प्रताप रुद्रदेव से समझौता कर लिया और उससे अपने सैनिकों की जो क्षतिपूर्ति थी और धन लेकर के फिर वहां से वापस आ गया आगरा। फिर इसको 1532 में दूसरा अभियान हुआ इसका। 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर मिल गए दोनों। दोहरिया जगह है, यहाँ पर हुमायूं और महमूद लोदी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। हुमायूं और महमूद लोदी इनके बीच युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और महमूद लोदी इसमें हार गया। हुमायूं विजयी हुआ, महमूद लोदी की यहाँ पे हार हो गई। और उसी समय जब यहाँ पर हुमायूं की विजय होती है, फिर हुमायूं क्या करता है कि इसने आगे चल करके 1532 में ही चुनार का घेरा डाल दिया। चुनार किला था, चुनार किले का घेरा डाल दिया। और उस समय यह किला जो है अफगान नायक जो थे शेर खां के अधीन था। शेर खां के अधीन यह किला था जो आगे चलकर हुमायूं को पराजित करके शेर शाह सूरी के नाम से शासन करेगा। 4 महीने तक ये बेचारा हुमायूं इसी किले के घेरा डाले पड़ा रहा। अंत में क्या हुआ कि शेर खां और हुमायूं के बीच एक समझौता हो गया। समझौते फिर क्या होता है कि शेर खां और हुमायूं के बीच समझौता होता है इसमें 4 महीने बाद। समझौते में यह हुआ कि शेर खां ने अपने पुत्र को एक सेना की टुकड़ी के साथ हुमायूं के साथ भेज दिया। यानी अपने पुत्र को इसने सेना की टुकड़ी के साथ ये भेज दिया। इसने हुमायूं के साथ भेज दिया। हुमायूं ने इसके बदले में चुनार का किला जो था वो शेर खां को छोड़ दिया, उसी के अधिकार में रहने दिया। फिर अगला जो अभियान होता है हुमायूं का वो 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में होता ये है कि बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा इन दोनों ने विद्रोह कर दिया। मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा इनके विद्रोहों को इसने दबाया सफलतापूर्वक। विद्रोहों को दबाया। फिर 1536 ईस्वी में
आगे चल करके फिर 1535-36 में 1535-36 में 35-36 में होता यह है कि हुमायूं का जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह से सारंगपुर में संघर्ष हुआ। तो यहाँ सारंगपुर का अभियान होता है। सारंगपुर में इसका बहादुर शाह से, जो गुजरात का शासक था, बहादुर शाह से इसका संघर्ष होता है। बहादुर शाह से संघर्ष। अब ये संघर्ष क्यों हुआ कि इसके लिए बहादुर शाह ने जो है टर्की के जो कुशल तोपची थे, टर्की के तोपची रूमी खां को बुला लिया। इस संघर्ष में रूमी खां की सहायता ली थी और उनकी सहायता से एक तोप खाने का निर्माण करवाया था। एक तोप खाने का निर्माण करवाया था बहादुर शाह ने। हालांकि हुमायूं के खिलाफ फिर भी हुमायूं जो है इस संघर्ष में विजयी होता है, बहादुर शाह की पराजय। तो इसमें होता क्या है कि बहादुर शाह पराजित होता है। बहादुर शाह पराजित होता है और वो मांडू चला जाता है, मांडू भाग जाता है। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू और चंपानेर पर विजय के बाद मालवा और गुजरात उसके अधिकार में आ गए। कुछ समय बाद ये कहा जाता है कि बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से सहयोग कर लिया और पुनः गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1537 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर 1537 में जो अभियान हुआ, छठवां, 1537 ईस्वी में हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा और चुनारगढ़ पर फिर से घेरा डाल दिया। 1537 में ये पूर्व की ओर बढ़ता है और चुनार पर, जो चुनार एरिया था, चुनारगढ़ पर घेरा डाल दिया। इसने घेरा डाल दिया। यहां शेर खां ने एक योजना बनाई थी। शेर खां ने एक योजना बनाई कि हुमायूं को ज्यादा से ज्यादा उसी स्थान पर रोका रखा जाए। फिर भी 6 माह के पश्चात, 6 माह के बाद हुमायूं ने इस पर कब्जा कर लिया, चुनार पर। और कब्जा करने के बाद बंगाल की ओर ये बढ़ता है। बढ़ा कहाँ? फिर ये बंगाल की ओर चलता है। जब ये बंगाल की ओर चला, अब आगे बात ये हुई कि गौड़, जब ये बंगाल की ओर चला तो फिर गौड़ के पास जब ये पहुंचा तो वहां स्थानीय सरदारों से इसका युद्ध हुआ। बंगाल की ओर चलता है। जैसे ये बंगाल की राजधानी के पास पहुंचता है, गौड़ उस समय बंगाल की राजधानी थी, तो गौड़ के पास स्थानीय सरदारों से युद्ध हुआ इसका।
स्थानीय सरदारों से युद्ध। स्थानीय सरदारों से इसका युद्ध हुआ। स्थानीय सरदारों से युद्ध हुआ जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई और अत्यधिक मौतों के कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम रखा जन्नताबाद। जन्नताबाद। तो जो सरदारों से युद्ध हुआ था हुमायूं का, उनकी सेना का, वहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई। इस कारण इसने हुमायूं ने इस जगह का नाम जन्नताबाद रखा। फिर वहाँ से जब ये लौटने लगा, लौटते समय, तो अगला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1539 में बंगाल अभियान से लौटते समय, बंगाल अभियान से लौटते समय चौसा नामक स्थान पर, चौसा नामक स्थान था, वहाँ पर 27 जून 1539 को युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ किससे था? शेर खां से। युद्ध हुआ शेर खां से, जिसमें शेर खां विजयी हुआ और हुमायूं यहाँ पर पराजित हो गया। किसी तरह हुमायूं यहाँ से किसी तरह एक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई इसने। भिश्ती की सहायता से इसने अपनी जान बचाई और वहां से भागा। और ये माना जाता है कि जिस भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी, उसको बाद में हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए बादशाह भी बनाया था। और इसी भिश्ती ने इसको एक दिन का बादशाह बनाया, जिसमें इसने किया ये था कि एक चमड़े के सिक्के जारी किए थे। चमड़े के सिक्के जारी किए, ऐसा कहा जाता है। और इस चीज का उल्लेख है किसमें? जो गुलबदन बेगम थी, गुलबदन बेगम की रचना, गुलबदन बेगम की जो रचना थी हुमायूं नामा में इसका उल्लेख मिलता है। फिर हुआ क्या? शेरशाह तो वहां जीत गया चौसा के युद्ध में। तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद फिर शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। फिर इसने जीतने के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया शेर खां ने, और सुल्तान घोषित किया। और शेरशाह के नाम से, शेरशाह की उपाधि के साथ इसने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए, सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। इधर हुमायूं बेचारा वहां से भागा आया
1540 ईस्वी में इसने अपने भाई जो थे इसके हिंदाल और अस्करी, कामरान से इसकी पहले ही नहीं बनती थी, हिंदाल और अस्करी, इन दोनों की सहायता से इसने सोचा कि हम कन्नौज पर दोबारा अधिकार करें। कन्नौज पर अधिकार के इरादे से इसने कन्नौज पर आक्रमण किया, लेकिन कहते हैं कि इसकी जब किस्मत खराब हो तब उसकी सहायता नहीं होती। इसकी यहाँ भी सफलता इसको नहीं मिलती है, चूँकि हार जाता है यहाँ पे, असफल रहा। ये कहा जाता है कि ये नीचे वाले इलाके में इन्होंने अपनी सेनाओं का कैंप लगाया जहाँ पर पानी अधिक आ गया, और फिर ये इनकी हार का कारण बनता था। जब यहाँ हुमायूं असफल हो गया तो शेर शाह ने बड़ी सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और होते गिरते एक बार फिर सत्ता जो है अफगानों के हाथ में आ गई। हुमायूं के बारे में अगर कुछ पॉइंट लिखे जाएं तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है निगेटिव पॉइंट में कि अगर इसके कारणों में लिखा जाए कि हुमायूं की असफलता के कारण हुमायूं की असफलता का कारण, अगर हुमायूं की असफलता का कारण लिखा जाए तो सबसे पहले ये कारण आता है कि इसने जो अपने साम्राज्य का बंटवारा किया, साम्राज्य का बंटवारा, जहाँ पे इसको अपने साम्राज्य को सशक्त करना चाहिए था। बाबर ने भले ही कहा था कि हुमायूं उसकी मृत्यु के बाद अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन हुमायूं ने बाबर की इच्छा को माना और मानते हुए अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में समान अनुपात में विभाजित कर दिया। उस समय ये नहीं था कि वो उसी समय अपने साम्राज्य को बांट देता, पहले आवश्यकता थी कि सभी जो सारा साम्राज्य था उसको एक सूत्र में एक साथ बढ़िया बांधा जाए। उस समय के विभाजन करना सबसे बड़ी इसकी भूल थी, और इससे साम्राज्य की शक्ति बट गई। जिसको जिसको इसने सत्ता बांटी वो अब दिल्ली के सिंहासन की ओर देखने लगे। उसमें कई ने विद्रोह भी किया। कामरान था जिसने विद्रोह किया और उसने आगे चल के मुल्तान और लाहौर पे अधिकार कर लिया। जब संकट के समय हुमायूं इधर उधर भटक रहा था, युद्ध हार रहा था, उस समय किसी भाई ने उसका साथ नहीं दिया। परिणामतः विद्रोहियों को हुमायूं के विरुद्ध सफलता मिलती चली गई। दूसरा ये हुआ कि जो शेर शाह था उसकी शक्ति को हुमायूं भांप नहीं पाया। शेर शाह की शक्ति को नहीं भांपना, शक्ति नहीं भांपना, शेर शाह की ये शक्ति भांप नहीं पाया। ये निरंतर शेर शाह की उपेक्षा करता रहा। वो ये मानता था कि जब वो चाहेगा शेर शाह को आसानी से हरा देगा। जब उसने 1532 में चुनार का घेरा डाला था, उस समय संधि की बजाय उस मौके का वो फायदा उठाता और शेर शाह को उसकी शक्ति को जड़ से अगर मिटा देता
तो उसको अफगानों की समस्या शायद आगे चल के नहीं आती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा कि इसका जो जीवन इसने जिया वो विलासितापूर्ण था। हुमायूं की असफलता का कारण है। हुमायूं की असफलता के कारणों में बात करें हुमायूं की असफलता का कारण तो इनमें सबसे पहला कारण यही था कि इसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया। साम्राज्य का बंटवारा। हमने देखा कि इसने शासक बनते ही अपने साम्राज्य का पहले बंटवारा कर दिया। ये बंटवारा इसने इसलिए किया क्योंकि बाबर जो इसका पिता था उसकी अंतिम इच्छा थी कि हुमायूं अपने अन्य उसको उत्तराधिकारी बनाते समय कि हुमायूं अपने दूसरे भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे, और उसी इच्छा का मानते हुए हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में समान अनुपात में कर दिया। हमने देखा कि कामरान को उसने जो है काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। फिर उसने कामरान वहां से खुश नहीं था, उसने फिर आगे चल के मुल्तान और लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। अस्कनी को उसने संभल का क्षेत्र दिया था। ऐसे इसने अपने चारों भाइयों में साम्राज्य को बांट लिया। अब क्योंकि इस समय ये इसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, इस समय आवश्यकता थी कि हुमायूं अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करता, उसको एक सूत्र में पिरोता, लेकिन इसने अपने साम्राज्य को क्योंकि बांट दिया था, अब इसके भाई ही दिल्ली की तरफ देखने लगे कि दिल्ली के सिंहासन पर कैसे अधिकार किया जाए। कई बार तो उसने विद्रोह भी कर दिया, कामरान ने विद्रोह किया, और इन विद्रोहों को दबाना पड़ा हुमायूं को। दूसरा कारण यह भी है कि इसने शेर शाह की जो शक्ति बढ़ रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया। शेर शाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा तो शेर शाह की ये बढ़ती हुई शक्ति, हुमायूं का यह था कि अगर ये थोड़े से भी विजय पा लेता था तो फिर वहां पर बैठ के आराम करने लगता था। शेर शाह को इसने चुनार में जब संधि के लिए विवश किया, जब तो उस समय अगर ये शेर शाह की शक्ति को बिल्कुल मिटा देता, तब शायद शेर शाह को अपनी शक्ति, उस अफगान शक्ति से हुमायूं को भी कुछ समय के लिए मुक्ति मिल ही जाती। लेकिन ये सोचने लगा कि मैं जब चाहूंगा तब शेर शाह को पराजित कर दूंगा। उसके अलावा एक ये विलासी पुरुष था, इसका जो विलासितापूर्ण जीवन था, विलासितापूर्ण जीवन, हुमायूं विलासी था। जब भी इसको सफलता मिलती तो ये उसको और तीव्र गति से, जब भी इसको तीव्र गति से बढ़ना चाहिए होता था, ये वहां बैठ के अपना जो है आनंद लेने लगता था। जब इसको, और उसी बीच में शत्रु जो होते थे इसके,
वो अपनी सैनिक तैयारियों को पूरी तरह से दुरुस्त कर लेते थे। जैसे जब इसने बहादुर शाह के ऊपर विजय प्राप्त की तो उसको पूर्णतया नष्ट नहीं किया, उसकी शक्ति को पूर्णतया बिला खत्म नहीं किया कि वो दोबारा ना उठ सके, बल्कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया बिना उन्मूलन किए, और वो मांडू अपना भाग गया था। जैसे ही ये गुजरात से लौटा, फिर उसने अपनी शक्ति को संचित करके दोबारा से गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो ये जो विलासितापूर्ण जीवन था कि थोड़ी सी भी खुशी मिलते ही ये अपने विलासिता आनंद में डूब जाता था, ये इसकी असफलता का एक कारण था। दूसरा है हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं एक इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, लेन पूल। उन्होंने लिखा कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी जो सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। उसने कभी भी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया। चौसा के युद्ध में उसने अपने सैनिकों के शिविर लगाए निचले वाले स्थान पर, और जब बारिश आई तो फिर वहां पर पानी भर गया। और यही उसने किया बिलग्राम के युद्ध में, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था। उसमें भी इसने ऊंचे स्थान पर शिविर लगाना चाहिए था, जबकि इसने नीचे स्थान पर शिविर लगाया। फिर वही पुराना हाल हुआ, बारिश आई और पानी भर गया। तो ये सब ऐसी असफलतापूर्ण चीजें थी, ऐसी कुछ बुद्धिमत्ता के अनुकूल नहीं कही जा सकती इसे। जब हुमायूं यहां से हार गया, फिर ये आगे बढ़कर के जाता है, इसका यहाँ से निष्कासन होता है, फिर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि भिस्ती की सहायता लेकर वहाँ भागता है। फिर बिलग्राम का युद्ध हारता है, उसके बाद फिर ये ईरान चला जाता है। तो एक हुमायूं का निष्कासित जीवन या निष्कासन, हुमायूं का निष्कासित जीवन। इसमें हुआ ये कि हुमायूं जब कन्नौज का युद्ध हारा तो शेर शाह ने फिर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। तो शेर शाह ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जो है, यहाँ से फिर हुमायूं जो है ईरान के शाह के पास से चला गया, सिंध होता हुआ। हुमायूं ईरान के शाह के पास चला गया। सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। वहीं पर इसने अपने निर्वासन जीवन के दौरान मीर अली अकबर की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से इसका निकाह हुआ। इसका निकाह होता है 1541 ईस्वी में, और इन्हीं हमीदा बानो बेगम से 1542 में 1542 ईस्वी में अकबर, जो कि मुगल वंश का एक महान सम्राट होता है, अकबर का जन्म होता है।
कहते हैं ना कुछ। अब इसके बाद में क्योंकि हुमायूं निर्वासित जीवन बिता रहा था, निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं जो है फिर से अपनी शक्ति को संचित करता है। हुमायूं का पुनः सिंहासनारूढ़ होने का प्रयत्न, सिंहासनारूढ़ होने के प्रयत्न, हुमायूं फिर से दोबारा प्रयत्न करता है कि वो सिंहासनारूढ़ हो, और स्थितियां भी ऐसी बन जाती हैं। कौन कौन सी स्थितियां? पहले तो ये काबुल में रह रहा था। 1545 में ईरान के शाह की सहायता लेता है, ईरानी शासक की सहायता से, शासक की सहायता लेकर काबुल और कंधार पर काबुल व कंधार पर अधिकार करता है। पंद्रह 1545 में काबुल और कंधार पर अधिकार करता है। उसके बाद 1553 में अब स्थितियां क्योंकि इसके अनुकूल होती जा रही थी, 1553 में जो शेर शाह के उत्तराधिकारी थे इस्लाम शाह, तो इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अब अफगान साम्राज्य जो था वो विघटित होने लगा। हुमायूं ने बहुत बड़ा अवसर समझा इसे अपने लिए। ये अपनी सेना के साथ 1554 में पेशावर पहुंचा। 1554 में फिर ये पेशावर पहुंचता है, और पेशावर के बाद फिर 1555 में ये लाहौर पर भी कब्जा कर लेता है। लाहौर पर कब्जा, और फिर अंतिम टाइम पे यानी कि 1555 में ये लुधियाना से 19 मील की दूरी होगी लगभग, सतलज नदी के किनारे एक मच्छीवाड़ा नामक स्थान है। मच्छीवाड़ा लुधियाना से 19 मील की दूरी पर है। वहां पर इसका सामना होता है, मच्छीवाड़ा में हुमायूं का सामना होता है तातार खां और हैबत खां से। हैबत खां व तातार खां से, ये दोनों अफगान सेना नायक थे, अफगान सरदार थे। इनसे इनका संघर्ष हुआ ये कि लुधियाना के जो 19 मील दूरी पर यह संघर्ष हुआ था मच्छीवाड़ा स्थान पर, इसमें हुमायूं विजयी रहता है। हुमायूं विजयी होता है और पंजाब का क्षेत्र इसके अधिकार में आ जाता है। फिर एक और युद्ध होता है 1555 में ही। यह युद्ध होता है अफगान सेना और मुगल सेना के बीच।
मुगल सेना के बीच, और स्थान होता है सरहिंद का स्थान। सरहिंद नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। ये एक अच्छा निर्णायक युद्ध होता है जिसमें अफगान सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था सिकंदर शाह सूर, सुल्तान सिकंदर शाह सूर। और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां, जो कि हुमायूं के मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक होता है। बैरम खां इस युद्ध में अफगान हार जाते हैं और हुमायूं गिरते पड़ते फिर जाके 1555 में दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। दोबारा दिल्ली की सत्ता पर बैठता है, दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं आगे चलता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। हुमायूं की मृत्यु इसकी मृत्यु हुई 1556 में। दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय बनवाया था इसने, उसकी सीढ़ियों पर यह चढ़ रहा था, वहां से गिर गया। गिरने के बाद फिर इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी शैली से बनी हुई है, और फिर इसकी जो पत्नी थी उसने इसकी कब्र को बनाया था। इस कब्र का वास्तुकार था मिर्जा गयास बेग। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। हुमायूं का अगर मूल्यांकन किया जाए तो फिर से लेनपूल जी ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए ही मर गया। यह भी कहा जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। वो हफ्ते के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को पीला, शनिवार को काला, सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अब अगला जो शासक होता है वो अकबर होता है। फिर अकबर 1556 में इसकी मृत्यु होती है। फिर वहीं पे अकबर का, जहां अकबर रहता है, अकबर का फिर राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो अकबर के अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो हमने बताया कि जब हुमायूं